सो वेलकम गाइस, वेलकम टू डिफेंस अड्डा। डिफेंस अड्डा में आप सभी का स्वागत है और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं आपके साइंस सेशन के साथ। मोनू जांगड़ा, वानी सिंह, अभिषेक झा, दिव्या धूरिया, विकास सिंह, अमन नामदेव, जय हिंद जय हिंद। बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ, तो सारे बच्चे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे आ चुके हैं या? जी हाँ, चलिए। तो कल हमने शायद एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर कंप्लीट कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने इनर ईयर के बारे में। कल एक्सटर्नल और मिडिल हमने कर लिया था, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इनर ईयर। सभी को आवाज़ सही आ रही है? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर देंगे ताकि मैं सेशन स्टार्ट करूं जल्दी से। बच्चे जल्दी से रिप्लाई कर देंगे, है ना, ताकि मैं सेशन जल्दी से स्टार्ट कर दूं। श्रीनाथ, सोशल रिफॉर्म, अरे भाई साहब आपका असली नाम बताइए। सामाजिक सुधार, जय हिंद। सैम काका, अरे भाई साहब जय हिंद। खतरनाक नाम रखते हो आप सब अपने एलियस में, ठीक है। मोनू जांगड़ा, वानी सिंह, अभिषेक झा, दिव्या धूरिया, विकास सिंह, अमन नामदेव, स्वीटी सिंह। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवाज सही आ रही है? शेप ऑफ वाटर मूव देख रहे थे सर, वाटर मूवी, अरे वाह जबरदस्त। तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा सपना, मतलब शेप ऑफ वाटर मूव देख रहे हो आप? साइंस के ऊपर है या कोई चित्रकला है हीरो हीरोइन का? ऑडियो क्लियर सर, आई मीन मूवी। अरे हाँ हाँ समझ रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि गोताखोर वाली कोई बात। साउंड इज गुड। अमन नामदेव सर, आप फिजिक्स केमिस्ट्री कब से पढ़ाएंगे? बेटा जब से आप सब कहोगे तब से चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कंटेंट बहुत हो गया, अब थोड़े एमसीक्यू पे टूटा जाए क्या, लाइन से एमसीक्यू किया जाए कल परसों से। अगर कहोगे तो कल परसों से एमसीक्यू पे टूटा जाए, आप सभी का जवाब भी मिलना ज़रूरी है। शांतनु शर्मा जी नमस्कार। ओके, अच्छा तो सोशल रिफॉर्म जी शुभम है। ओके शुभम जी नमस्कार। चलिए बढ़िया, चलिए बढ़िया। साइंस पे बेस्ड है, ओके। तो साइंस पे बेस्ड बेटा, अभी नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर आ चुकी है, स्पेक्ट्रल मूवी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे बेस्ड। तो वो मूवी आप सब देख सकते हैं, साइंस के ऊपर ही है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसके ऊपर ये बेस्ड है। अच्छा तो ये ऑस्कर विनर मूवी है, तब तो देखना पड़ेगा भाई साहब एक बार। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई है ना। हाँ चलिए, तो बात कर रहे थे भैया हम कान का। कान क्या करता है? सुनने में मदद करता है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर इंटरनल ईयर। अंतः कान के बारे में बात करें तो अंदर वाले कान के शेप को अगर मैं बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। और जो समझाने जा रहा हूं ना, उसके लिए दिमाग को थोड़ा ठंडा ही नहीं, दिमाग को ठंडा ही नहीं, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेटेड और एनर्जेटिक पोजीशन में रखना है, ताकि जो भी बात मैं बताऊं ताकि आप लोगों को समझ में आ भी जाए, ठीक है ना। मैं मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, आप सब भी अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखेंगे, क्योंकि अब जो है ना ईयर का वो सेक्शन आ रहा है जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमने मेन फंक्शन लिखा था अपने कानों का, दैट इज बैलेंसिंग, वो कैसे बैलेंस करता है ये आज आपको समझने को मिलेगा। तो बेटा थोड़ा सेशन आज का थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से समझते जाइए। मैं पूरे डायग्राम को बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इंटरनल ईयर को, अंदर वाला जो कान है एग्जैक्टली कैसा है, तो ध्यान से देखते रहें। और देखिए हमारे सेशन की खासियत यह है कि सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। अब सुबह जो क्लासेस होती हैं एसएससी अड्डा पे, उसमें बच्चे काफ़ी मतलब क्या कहा जाए, एक्साइटेड अवस्था में होते हैं, दे आर इन देयर लास्ट ऑर्बिट। जैसे इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में होता है आपको पता है ना, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वैसे ही वो सब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो वो उनको है कि कंटेंट पे कम, उन्हें एमसीक्यू से ज़्यादा प्यार है।
तो वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा है कि कल से जो है एसएससी अड्डा पे ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5000 सवालों का एक सेट मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। कितने का? 5000 सवालों का। तो बेटा बढ़िया मौका है अपने आप को जनरल साइंस से अवगत कराने का और एक सेल्फ चेक लेने का कि हाँ कितना प्रिपेयर्ड है आप सभी का। तो रोज़ाना अब डे 1, डे 2, डे 3 करके मैं क्लासेस लेने वाला हूँ जिसपे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएंगी 9 से 10 में। और लगातार डे 1, डे 2, डे 3 करके मैंने पूरा एक सेट बनाया है। कितने का? 5000 सवालों का। तो 5000 सवालों का पूरा बंच डिस्कशन होगा रोज एसएससी अड्डा पे 9 से 10। और डिफेंस अड्डा पे जो आपका कंटेंट चल रहा है वो चलेगा। अगर आप सब कहोगे कि सर यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से एक बार आप करा दो एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो बेटा वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि आप तैयार है कि नहीं, पहले ये आप देख लें। वरना आप चाहते हैं कि नहीं सर थोड़ा अभी कंटेंट और हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी कह रहे होगे कि सर ये बना क्या रहे हैं, है ना, मतलब हिंद महासागर है कि ये, है ना, ये है क्या? बेटा ये कान है तुम्हारा, जब ये बन जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि ओके। अब ये बन रहा है तुम्हारा कॉकलिया। देखो ये कैसे घूमता जाएगा, कुंडली मारे जाएगा। ये फीलिंग आ रही है? अरे हाँ बोल दो भैया, फीलिंग आ रही है तो आएगी, फीलिंग नहीं आ रही है तो नहीं आएगी। वैसे कल रात हम भी थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लिए, पता है। कल जब हमने पढ़ाई की तो थोड़ी लंबी पढ़ाई कर दी, रात को सोए ही नहीं। समझ रहे हो आप सब? खैर जानकारियां तो हासिल बहुत हुई और आज मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सबको पता नहीं क्या पढ़ा दूं। तो क्या नहीं, साइंस ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। हाँ, लेकिन आज पूरे मूड में हूँ समझाने के। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, एक बार जरा इसे और घुमा लेते हैं। ये हमारा कॉक्लियर डक्ट है, ये हमारा क्या है? कॉक्लियर डक्ट है। बच्चों कमेंट की तरफ बस दो सेकंड में मैं देखने वाला हूँ। बस 1 मिनट थोड़ा सा हमें समय दे दें ताकि हम एक बार ये डायग्राम जो है ना, बड़ी विचित्र सी डायग्राम है और वो अगर मैं ना बना पाया ढंग से तो फिर समझा मैं ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि हमें ध्यान देना होगा कि कान जो है वो जिस तरीके से अंदर मुड़ी हुई है उस तरीके से ही मैं मोड़ूं। हाँ, तो लगभग हमारा ये जो सेक्शन है इंटरनल ईयर का वो तैयार है। हाँ, तो मोनू जांगड़ा कह रहे हैं सर हम साथ में बना रहे हैं सर जी। बहुत बढ़िया। सोशल रिफॉर्म शुभम जी कह रहे हैं सर मेरे सीएपीएफ में 203 रैंक था, आई वांट टू इंप्रूव माय रैंक। बेटा एकदम इंप्रूव हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सैम साका सर सीरियसली आई डिडंट सीन सर लाइक यू एवर। बेटा एकदम ग्रामर में खतरनाक वाला एरर कर रहे हो। मैं कह के वीडी सर को कह के तुम्हें पॉइंट करवा दूंगा कि सर देखो ये दिक्कत कर रहा है बच्चा। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, है ना सर। सीरियसली आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक यू बिफोर, दिस विल बी द परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना, चलो हिंदी में भी लाना बेटा, एकदम हिंदी इंग्लिश सब जरूर, सबका मतलब सबके ख्वाहिशों को मैं पूरा करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आशीष मालव सर वीडियो बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है, बैटरी कम है। कोई बात नहीं, या तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी या तो आपके इंटरेस्ट की, दो ही चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा डेटा का भी हो सकता है। दिव्या दूरिया कह रही है सर फिजिक्स क्लास नहीं लग रहा है क्या? सर बेटा देखो गोपाल सर की के लिए थोड़े बच्चे ज़्यादा
डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़े मैथ्स का सेशन नहीं लग रहा, मैथ्स का सेशन नहीं लग रहा, तो अभी 3 बजे ना गोपाल सर की मैथ्स की सेशन लग रही हैं। ओके, साइंस पे भी है सर भेजना, ओके ओके। अरे सैम काका ने दिल पे ले लिया, मैसेज ही हटा लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। सोशल रिफॉर्म सर, आपकी टेलीग्राम नेम बेटा, हमारे टेलीग्राम का नाम है शिवामित। बच्चे बता देंगे, बाकी जो बंदे हैं बच्चे बता देंगे। महेंद्र पाली कहाँ थे भाई, कितने दिनों से नहीं आए हो, कहाँ व्यस्त थे? तबीयत ठीक है सबकी? चलिए, ओके। तो सैम काका 4th ईयर DTU सेकंड बेस्ट कॉलेज दिल्ली, बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं, आपस में भेदभाव नहीं दिखाना है, आराम से रहना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि पेड़ में जितना फल लगा होता है वो पेड़ उतना ही झुका होता है ना, समझ रहे हो? तो बस वैसे ही थोड़े झुके रहना है। चलिए साइंस के क्लास पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए हम लेवल कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं, अब लेवलिंग कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। बहुत बातें हो गई आप सभी से रूबरू, मैं हो लिया। अब ध्यान से देखिए, इसे हम कहते हैं कॉकलियर डक्ट। कॉकलियर डक्ट, हाँ जी। और इसे कहते हैं सैक्यूलस, SACCULUS। और इस भाई साहब का नाम है उट्रिक्यूलस, UTRICULUS, उट्रिक्यूलस। ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसे हम कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, डक्ट मतलब नलिका, सुपीरियर मतलब अग्र या बड़ा, सेमी सर्कुलर मतलब अर्ध वृत्ताकार। तो बड़ी अर्धवृत्ताकार नलिका या अग्र, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट को अग्र अर्धवृत्ताकार नलिका। क्लियर है? उसके बाद ये जो है ये क्या है भैया? ये है पोस्टीरियर, वो सुपीरियर थी तो ये पीछे वाली पोस्टीरियर होगी, या इंटीरियर भी आप लिख सकते हो। तो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट यानी पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका, सर्कुलर डक्ट। ये बीच में जो आपको दिख रही है उसे हम कहते हैं पार्श्व अर्धवृत्ताकार नलिका यानी लैटरल सेमी सर्कुलर डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट। ये जो बीच में जो फूला हुआ थोड़ा एरिया दिख रहा है इसे हम कहते हैं एम्पुला। याद रखना, हमारे शरीर में कहीं भी कोई फूला हुआ रीजन होगा तो वहां एम्पुला जरूर लिखा होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि सर चोट लगी तो वहां एम्पुला कह देंगे ना। शरीर का वो अंग जो कार्यशील हो और वो फूला हुआ हो उस रीजन को हम एम्पुला कहते हैं, ठीक है ना। जैसे महिलाओं के गर्भाशय में फलोपियन ट्यूब होता है, तो फलोपियन ट्यूब में जो निषेचन की क्रिया होती है यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे होती है। तो एम्पुला वाले रीजन में ही होता है हमारा गर्भाशय यानी ओवरी, ओवरी OVARY। और जब स्पर्म एंटर करता है वजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर करता है, और जैसे ही वो फलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है तो वहां डिंबाशय है। फलोपियन ट्यूब में ओवरीज है हमारे एम्पुला रीजन में। तो जहां डिंबाशय में डिंब होता है उससे शुक्राणु आके जैसे ही टकराएगा, as soon as the sperm collides with the egg, तो होता क्या, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और थोड़े से आगे मतलब एम्पुला के आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं इस्थमस। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार देखिए तुम जल्दी से ताबड़तोड़ में आपके सामने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा दे रहा हूं, दंड से एक बार देख लो, ठीक है ना। ये बीच में फूला हुआ हिस्सा हुआ, ये दूसरा ओवरी हुआ, और ये ऐसे लटक रही होती है, ठीक है। तो भैया देखिए थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन भावनाओं पे समझिएगा।
क्योंकि ज़्यादा अभी डीप में नहीं जा रहा। ये देखिए, ये एक तरीके से एक तरफ से ऐसे बंद होती है और ये फिर ऐसे एक बार फूलती है और फिर इधर से आके थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। क्लियर है? तो सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा हमें कि मतलब ये कुछ ऐसे आएगी और यहाँ आपका ये एक ओवरी और फिर ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ उतरता है और दूसरे तरफ से ये क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है। ठीक है ना? ऐसे लगता है ना कि एक बंदा ऐसे दो हाथ निकाल के खड़ा हुआ है बेटा, लेकिन ये कोई बंदा नहीं है, ये क्या है, गर्भाशय है, यानी यूटरस है पूरा। तो एक महिला के अगर यूटरस को आप देखें तो एक महिला का जो यूटरस है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ओरिजिनल वाला। ठीक है ना? इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ध्यान देना है। मजा आए तो बेटा देखिए लाइक शेयर करने में ना पीछे नहीं हटना है। ठीक है? क्योंकि YouTube का मतलब ही है कि जितना ज्यादा लाइक हो, जितना ज्यादा शेयर हो, उतना ज्यादा बच्चों को लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है। अगला देखिए, ये जो यूट्रस है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगी जिसे हम कहते हैं सर्विक्स, और ऐसे आके ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। इस रीजन में होता है वजाइना, ये जो रीजन है वहां होता है वजाइना। ये वजाइनल ओरिफाइस, यहाँ पे होती है जी स्पॉट। ठीक है? और इस ट्यूब को कहते हैं फलोपियन ट्यूब। ठीक है ना? इस पूरे ट्यूब को क्या कहते हैं, फलोपियन। चलो यहाँ नहीं, थोड़ा बाहर लिख के समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इसे कहते हैं हम क्या, फलोपियन ट्यूब। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लेवल कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे ये फूला हुआ दिख रहा है, तो इस फूले हुए जगह को कहते हैं फंडस, FUNDUS। और यहाँ भी आपको फूला हुआ रीजन दिख रहा होगा, तो इस फूले हुए रीजन को कहते हैं एम्पुला। तो यहाँ भी फूला हुआ है तो ये भी क्या होगा, एम्पुला। अब ये जो बंद वाला एरिया है इसे हम कहते हैं फिम्ब्री, FIMBRIAE। वैसे ये भी जो एरिया है ये भी क्या है, फिम्ब्री, FIMBRIAE, फिम्ब्री। और ये बताना चाहूंगा कि ये जो है ये है आपका इस्थमस, ये है आपका इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। और ये जो कोना वाला एरिया है इसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम, INFUNDIBULUM, इनफंडिब्यूलम। ये एक यूट्रस का पूरा हिस्सा होता है। देखिए अब ये जो बीच वाला ये पूरा पोर्शन हुआ, इस टोटल को हम क्या कहेंगे कि ये पूरा जो है ये क्या है, हमारा गर्भाशय है, यानी यूट्रस है। महिलाओं में यही गर्भाशय होता है उनका। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है एम्पुला वाला रीजन, वहीं पे होता है डिम्बाशय, यानी कि ओवरी। डिम्बाशय बोले तो ओवरी, ये क्या है आपका, डिम्बाशय। तो ये समझ लो कौन सी ओवरी हो गई, राइट ओवरी हो गई। सोशल रिफॉर्म शुभम कह रहे हैं सर, कैन यू प्रोवाइड अस टेस्ट सीरीज फॉर साइंस पेड, फ्री साइंस पेड और फ्री डजंट मैटर। बेटा एकदम टेस्ट सीरीज वगैरह सारी प्रोवाइड होगी, जैसे कि मैंने बताया। कुमार अभी सर नसबंदी कैसे होती है, बेटा एकदम टेंशन ना लेना, तेजिंदर लेट हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कमेंट कम करते हैं, सेशन देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर महेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है, कमेंट कर सकते हो, जो जरूरी है उसमें कमेंट करना चाहिए। देखिए ये जो यूट्यूब पे जो सेशन चलती है वो डिस्कशन राउंड है। जब आपकी पेड सेशन चलती है तो उसमें ज्यादा बात करने का समय ना हमें होता है ना आपको होता है, क्योंकि उसमें समय की कमी होती है और इसमें समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ठीक है ना? देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम। आराम से डिस्कशन करना है, बातें करनी है। जितना ज्यादा आप बातें करोगे, जितना ज्यादा आपका सवाल होगा, वो यूट्यूब के लिए इसीलिए तो बनाया जाता है। ठीक है? तो जितने सवाल है वो यहाँ पूछा करें। हाँ पेड में थोड़ा बात ना के बराबर ही करना ज्यादा रहता है, क्योंकि टीचर उस समय कंटेंट देने पे ज्यादा भरोसा रखता है, क्योंकि समय सीमा फिक्स होती है। अगर 35 घंटे हैं तो 35 घंटे में सिलेबस खत्म कराना है, 50 घंटे हैं तो 50 में सिलेबस खत्म कराना है, फुल सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, जब तक आपकी टॉपिक क्लियर नहीं होती उस टॉपिक को पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, समझते रहिए। और जैसे कि सोशल रिफॉर्म ने कहा कि सर वो क्वेश्चन वाली बात, तो देखो जनरल साइंस की जो क्वेश्चन वाली बात मैंने बताई और आपने भी सुनी,
वो रोजाना कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 9 से 10 एसएससी अड्डा पे 5000 क्वेश्चन का पूरा सेट है, समझ लो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइनर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइनर्स कल से चलेगा। ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 करके 5000 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को मिला के मैं आपको कराऊंगा। बाकी साइंस एंड टेक के लिए पेड बैच अभी चल रही है 2 से 3.5 में सीएपीएफ की, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडियन डिफेंस, इंडियन नेवल फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम्स, नैनो टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबो कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में वहां बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वो काफी थोड़ी डिफरेंट टॉपिक होती है और यूपीएससी की पूरी टॉपिक होती है, तो दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट ये जो आपके 1 बजे से जो सेशन चल रहे हैं, इसमें भी जो मैं जनरल साइंस बताता हूं ना, वो एकदम डेप्थ में जाके बताता हूं, ताकि सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो बेटा, और ये जो सेशन है वो सीएपीएफ का है, और वो आपको सिपाही नहीं बनाने वाला, एक कमीशन्ड ऑफिसर बनाएगा, अशोक लगा देगा डायरेक्ट, या कम से कम 3 स्टार तो देगा ही, समझ रहे हैं आप एक बटालियन के हेड होंगे, तो इट इज लाइक यू विल बी एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो इफ यू आर एन असिस्टेंट कमांडेंट दैट मींस यू आर कमांडिंग अ बटालियन। तो आपके अंदर बेटा कुछ खास गुण तो होने चाहिए, उनका मांगना भी जरूरी है और आप में होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा रीजन मैंने बताया, एक बार ध्यान से देखिए फिगर की तरफ, फिर एक बार कमेंट्स के ऊपर पूरा बात करेंगे। ये जो टोटल है इसे हम क्या कहते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम यूट्रस कहते हैं, और ये जो दोनों तरफ हाथ की तरह आपको दिख रही है, इस पूरे हाथ को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIANTUBE। अब जैसे एक किसी बच्चे ने पूछा कि सर महिलाओं में नसबंदी कैसे होगा, बेटा नसबंदी जैसे मर्दों में होता है वैसे महिलाओं में होगा, कैसे होगा सर, तो देखो मैंने क्या किया, इस फैलोपियन ट्यूब को यहां से ऐसे काट दिया, तो जैसे ही ये काटा तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, कटी हुई चीज ऐसे घूम जाएगी, और ये वाली चीज इधर घूम जाएगी, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो ये वाला सेक्शन इधर घूम गया, ये वाला सेक्शन इधर घूम गया। उसके बाद हमने क्या करा, एक धागे से, एक टाइट धागे से हमने क्या करा, इसमें गांठ बांध दी, इसमें क्या करी, गांठ बांध दी, इधर भी गांठ बांध दी और इधर भी गांठ बांध दी, ठीक है ना। इसको काटने के बाद हमने गांठ बांध दी, और ये मैंने दोनों तरफ कर दिया, इसी को कहा जाता है नसबंदी। और चूंकि हमने फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा था, तो इस ऑपरेशन का नाम कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया फैलोपियन ट्यूब्स को काट के बांध दिया गया, फैलोपियन ट्यूब्स कट एंड टायर्ड, फैलोपियन ट्यूब्स कट एंड टायर्ड, यही होती है महिलाओं में नसबंदी। क्लियर है बच्चे, अगला देखिए। तो फैलोपियन ट्यूब्स कट एंड टायर्ड, ये है आपकी ट्यूबेक्टॉमी, और ये हो गई आपकी जी स्पॉट विच इज वेरी सेंसिटिव इन फीमेल्स। ये एक ऐसा पोर्शन है जो महिलाओं में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव इन फीमेल्स। साथ ही साथ ये बीच वाला पोर्शन हो गया आपका वजाइनल ओरिफाइस, एकदम एंट्रेंस जो कहा जाता है, वजाइनल ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब मुख, ठीक है ना। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, वजाइना, VAGINA। ठीक यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, वो उनका ये वजाइना ऐसे मार्क कर लेंगे, और ये जो पॉइंट है ये उनका क्या है, यूरिनरी डक्ट, महिलाओं में पेशाब का रास्ता है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी डक्ट, या मूत्र मार्ग को क्या कहा जाता, मूत्र मार्ग को बेटा हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। तो महिलाओं में यूरेथ्रा का लोकेशन कहाँ है, ठीक वजाइना के नीचे, URETHRA, यूरेथ्रा, और उसके नीचे यहां होगा आपका एनस, ये होगा उनका एनस यानी गुदा, ठीक है। और इसके नीचे एक फोल्ड ऑफ मास होता है, मांस का ऐसा फोल्ड होता है, उस फोल्ड ऑफ मास को कहते हैं पेरिनियम, PERINEUM, पेरिनियम, ठीक है बच्चे। और इस पूरे एरिया को, कौन से एरिया को, वो एरिया जहां पेरिनियम है, एनस है, यूरेथ्रा है, वजाइना है, वजाइनल ओरिफाइस है, जी स्पॉट है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है सर्विक्स। क्या कहा जाता है, सर्विक्स।
तो ये जो एंट्रांस है, ये जो बड़ा वाला जो एंट्रांस है, ये जो बड़ा वाला जो एंट्रांस है, इस एंट्रांस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस एंट्रांस को बेटा कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। अब कहोगे सर सर्वाइकल तो गर्दन से भी रिलेटेड है। बेटा वो सर्वाइकल अलग है और ये सर्वाइकल अलग है। ये सर्विक्स से रिलेटेड जो रास्ता है उसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन क्लियर है। ये बीच वाला वो हिस्सा है जहां पे बच्चा, जब स्त्री प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे का फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से इसके अंदर होता है, समझ रहे हो? तो ये बच्चे का मान लो चेहरा है, तो बाकी जो हाथ पैर है वो ऐसे ही आना है और ये पूरा बॉडी इसी में डेवलप करता है। कितने? 9 महीने प्लस माइनस 10 डेज, 9 मंथ्स प्लस माइनस 10 डेज वो माता के गर्भ में रहता है या रहती है। और इस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड। तो महिलाओं में नसबंदी कैसे हुआ समझ गए? अब देखो, अब जब संभोग होगा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ मोनू जी हमें पता है, हम ईयर कर रहे थे। एक बार समझ लीजिए सेशन को एक बार समझते रहिए। ईयर की तरफ हम एकदम आएंगे कि अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब स्पर्म अंदर एंटर करेगा, जब समझ लो स्पर्म करोड़ों के तादाद में ऐसे एंटर करेगा, तो वो इसी सर्वाइकल कैनाल को होते हुए, वजाइनल डक्ट को होते हुए अब या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेफ्ट या राइट में जाएगा। याद रखना कि महिलाओं के गर्भाशय में या तो लेफ्ट ओवरी, इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट ओवरी। ये क्या है हमारा? लेफ्ट ओवरी, मतलब बायां वाला डिंबाशय। तो हर महीने महिला के या तो बाएं वाले गर्भाशय डिंबाशय में या तो दाहिने वाले डिंबाशय में एक ओवम का यानी अंडे का निर्माण होगा। इसे हम क्या कहते हैं? ओवम। और इस ओवम के बनने और खराब होने के पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा आप जितने बच्चे अभी सेशन को देख रहे हो, आप सभी से एक सवाल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स कितने दिनों का होता है? जल्दी से जवाब देंगे 10 सेकंड के अंदर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाओं में होती है वो कितने दिनों की होती है। अब जैसे आपने देखा सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म एंटर करेगा और फंडस को होते हुए यानी यूट्रीन कैविटी को होते हुए वो कहां पहुंचा? या तो राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में। अब जिसमें भी डिंब होगा वो शुक्राणु जैसे ही उससे टच होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? तो आप देख सकते हो ऊपर वाला जो ये जगह मैंने बताया है, एम्पुला, कहां गया? ये देखिए ध्यान से, यहां दिख रहा है एम्पुला, दोनों तरफ मैंने दिखाया है। तो ये एम्पुला और ठीक अगला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इस्थमस। तो ये रहा यहां डिंब। अब डिंब से जैसे ये शुक्राणु आके यहां टकराता है तो फर्टिलाइजेशन कुछ इस एरिया में होती है। फर्टिलाइजेशन कुछ इस एरिया में होती है और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो महिलाओं में ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिससे भ्रूण बनता है, जाइगोट बनता है, वो कहां होता है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो एम्पुला दिख रहा है दोनों ओर से फूला हुआ है, किसमें? आपके फलोपियन ट्यूब में। किसमें? यूट्रस में। छोटी मोटी जानकारी थी, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो इसमें सही कौन है मैं एक बार आपको बता दूं कि बेटा इसमें सही जवाब देने वाले जितने लोग हैं वो 28 दिन, 24 से 28 नहीं बेटा 28 दिन का होता है। कोई रेंज नहीं होगा इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, ठीक है? 28 मतलब 28। अगर 28 से कम हो रहा मतलब दिक्कत हो रहा, 28 से ज्यादा हो रहा तब भी दिक्कत हो रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो 5 से 7 दिन वाले जो लोग हैं उनका कंसेप्ट मतलब अति विशिष्ट तरीके से खराब है। मैं आराम से जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत चीजें बतानी है इसके अंदर, तब जाके समझ में आएगी। मेरा ये पूरा डिस्कस करना इसलिए था कि जहां भी फूला हुआ हिस्सा हमारे शरीर में रहती है उसके लिए हम एम्पुला टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इसे अब मैं मिटाता हूं और हम अपने वापस अपने कानों की तरफ आते हैं। तो यहां भी हमें एक एम्पुला दिखा, ठीक है ना? तो इस फूले हुए जगह को हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर, एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट दिख रहा है ना, ये रहा। अब इसका फूला हुआ हिस्सा यहां पे होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट।
अब देखो ऐसा नहीं कि सर आपसे फूल गया इसलिए आपने लिख दिया क्या, ना बेटा, सभी के कान में उस वाले हिस्से में यहां थोड़ी सूजन होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, यानी एम्पुला किसका, पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये जो यहाँ डक्ट आपको दिख रही है, ये जो यहाँ नलिका आपको दिख रही है, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं वहीं पॉइंट करना है, और जो डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्राम देखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। एंडोलिम्फेटिक डक्ट, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, एंडो मतलब अंतः, लिम्फ मतलब लसिका, और डक्ट मतलब नलिका, मतलब अंतः लसिका नलिका। ठीक है, अंदर में जो लसिका की नलिका है वो है ये। ठीक है ना, एंडोलिम्फ डक्ट। ये वाले दोनों सेक्शंस को मैंने बता ही दिया, इनके नाम क्या क्या है, सैक्यूलस और अट्रिक्यूलस। सैक्यूलस और नीचे वाले को अट्रिक्यूलस कहते हैं, ये रहा अट्रिक्यूलस और ये है सैक्यूलस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर डक्ट। और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉक्लिया। कौन लिया, कॉक्लिया, COCHLEA। अब चूंकि वो घूमी हुई है ऐसे कॉइल की तरह, इसीलिए उस पूरे पाइप को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअली कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इंटरनल जो ईयर है ना, जो पूरा इंटरनल ईयर है, जितनी भी मैंने चीजें अभी आपको बना के दिखा दी, इस पूरे इंटरनल ईयर का एक दूसरा नाम है, और उस दूसरा नाम का नाम है, मैं रेड से लिख रहा हूं, रेड से नहीं, मैं कुछ और इंक ले लेता हूं, ऑरेंज ले लेता हूं। इस इंटरनल ईयर को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस, यानी झिल्लीदार, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, LABYRINTH, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है ना, तो हमारे अंतः कान का दूसरा नाम क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जिसके इतने सारे अंदर हिस्से हैं। अब कहोगे कि सर ये सब किससे कनेक्टेड है, तो बेटा इससे आगे का हिस्सा मैंने आपको बता रखा है। इसके आगे का हिस्सा क्या है, तो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, नीचे की तरफ यूस्टेशियन डक्ट जा रही थी, हाँ या ना, और ऊपर ये कॉक्लिया और कॉक्लियर नर्व जा रही थी। तो कॉक्लिया तो आप अभी भी देख रहे हो, और कॉक्लिया के साथ जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो मैंने बना के दिखा दिया है इंटरनल ईयर का, जिसे हम इन टुगेदर क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, यानी झिल्लीदार लैबिरिंथ। ठीक है ना, अब ये जितने भी तुमको कनाल दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि लग रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, लग रहा है इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ये एक ही कनाल है जो अंदर जाके फैला हुआ है। जी हां, आप सही समझ रहे हो, ये जैसे मैंने बनाया है ठीक उसी तरीके से हर कान में वैसे ही उपस्थित है, और इसके अंदर द्रव्य भरा होता है। तो जो हमारा इंटरनल ईयर है यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। सो इंटरनल ईयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, आल्सो नोन एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब जितने जो लेबलिंग्स मैंने किए हैं, उन सब का नाम स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। दो चीजें जो नहीं समझ में आई होंगी वो ये रहा, ध्यान से देखिए। एक तो सैक्यूलस नहीं समझ आ रहा होगा, तो सैक्यूलस का काम क्या है और यूट्रिकुलस का काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ है, मैं एक बार ब्लैक इंक ले लेता हूं तो समझाने में आसान रहेगा। ये आप देख रहे हो, ये जो सुपीरियर मैंने सेमी सर्कुलर डक्ट लिया है, इसका लोकेशन ऊपर की तरफ है, इसीलिए हम इसे सुपीरियर कहते हैं। जैसे हमारे हृदय में ऊपर की तरफ जो वेन थी बड़ी वाली, उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा, यानी अग्र महाशिरा। वैसे ही हमारे कान के ऊपर वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। तो नीचे वाले को क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट या इंफीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, जिसे हम कहते हैं पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका। अब यही जो एक तरफ आ रही है यहाँ पे, तो एक फूला हुआ सेक्शन बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। तो ये इसी का हिस्सा है ना, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट का ही हिस्सा है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। और बीचों बीच एक नलिका पास करी है ये वाली, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो बीचों बीच बाएं से दाएं जाए उसे हम कहते हैं पार्श्व यानी लैटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। तो ये और ये आपके लोकेशन के हिसाब से क्लियर है। ये पूरा जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड यानी द्रव्य से ही भरा हुआ है, उसे हम कॉक्लिया कहते हैं, और कॉक्लिया के इस ट्यूब को हम कॉक्लियर डक्ट कहते हैं।
और अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो इस नलिका के वजह से है। और अंदर जो द्रव्य है वो 2-3 तरीके का है, पेरीलिम्फ, मेसोलिम्फ, एंडोलिम्फ, उसके बारे में हमें बताना है। वरना जो डायग्राम मैंने बनाया है वो सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देना, फिर आगे बढ़ाता हूं। शुभम कह रहे हैं कि सर 2K16 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, बट सर इट वेरीज इन टीन्स एंड एडल्ट्स। बेटा टीन्स और एडल्ट्स में वेरी इसलिए करता है बिकॉज देयर इज आइदर अ फ्लक्चुएशन इन द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी और देयर इज आइदर अ फ्लक्चुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रहा हूं क्योंकि शुभम का कहना है कि सर वो वेरी करता है। तो वेरी इसलिए करता है महिलाओं में उनका मासिक, क्योंकि अगर 28 दिन का नहीं हुआ तो याद रखना कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती, और कुछ दिनों में ठीक होने वाली भी हो सकती। कुछ दिनों में ठीक हो रही है मतलब बॉडी अपने आप को खुद रिपेयर कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या था? तो महिलाओं के अंदर जो 4 हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उनके नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इन 4 हार्मोन के स्राव होने में अगर थोड़ी सी भी कमी उमी आएगी तो 28-25 हो सकता, 25-29 हो सकता, 29-30 भी हो सकता। क्लियर बच्चे? हाँ, तेजिंदर ये इंटरनल पार्ट है, ओनली इंटरनल पार्ट जो मैंने जूम करके दिखाया है, ठीक है ना। अनिल बाघेल जी, आप रोजाना बस आते हो और आपका एक ही जवाब रहता है, सर आवाज नहीं आ रही, जबकि 40 मिनट हो चुके हैं और जितने बाकी बच्चे हैं उन सभी को आवाज आ रही है और लगातार वो हमसे बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि या तो आपको सुनाई दे नहीं रहा या तो आप हेडफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेटा हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल कर लो, ज्यादा बेहतर है। क्लियर बच्चे? आगे बढ़ें। चलिए, तो ये पार्ट्स क्लियर है, पार्ट्स के बारे में अब कुछ बातें करते हैं। देखिए, the fluid filled inner ear, मतलब जो अंदर वाला हमारा कान होता है वो किससे भरा होता है? द्रव्य से। तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैबिरिंथ, मैंने बताया ना उसका नाम क्या होता है? लैबिरिंथ। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लैबिरिंथ कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित है भैया। कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 हिस्से भाई? तो एक होता है ठोस भाग जिसे हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ, एक जो ठोस होता है उसे हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरे को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, यानी जो झिल्लीदार है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है ना। अब याद रखना है आपको कि बोनी लैबिरिंथ आउटर में है और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इनर में है, ठीक है ना। तो ये जो आउटर और इनर के बीच में जो जगह होगा, आउटर और इनर के बीच में जो जगह होगा उसमें एक द्रव्य भरा होगा, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। आउटर और इनर वाला जो लेयर है, हमने क्या बोला? इंटरनल लेयर को हम क्या कहते हैं? लैबिरिंथ कहते हैं। लैबिरिंथ के 2 हिस्से, बाहरी वाला जो हिस्सा है वो कठोर और ठोस है क्योंकि हड्डी से बना हुआ है, और जो अंदर वाली चीज है वो झिल्ली यानी मांसपेशी से बनी हुई है। तो कहता है इन दोनों लेयर के बीच में जो गैप है उसमें द्रव्य भरा हुआ है और उसी द्रव्य का नाम है पेरीलिम्फ। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? थम्स अप देते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें रोज कुछ तूफानी करना होता है, तो थम्स अप हमेशा देना रहता है। पेरीलिम्फ क्लियर है कि नहीं? जल्दी से थम्स अप दे अपना। शुभम बेस्ट टीचर, आई एम ग्लैड दैट यू आर प्रोवाइडिंग अस फ्री नॉलेज। अरे बेटा देखो, ज्ञान तो फ्री होता है, ज्ञान तो फ्री होता है। अब देखो, कुछ जरूरतें होती हैं इंसान की। अब अगर मैं घर से बैठ के पढ़ा रहा हूं आपको तो, और अगर मैं टीचर हूं तो बेटा जैसे आपको नौकरी की जरूरत है वैसे हमें भी पैसे की जरूरत है। इट इज अ क्लियर बिजनेस बिकॉज नथिंग कम्स आउट फ्री ऑफ कॉस्ट, टू बी वेरी ट्रू। ये अगर फ्री सेशंस मैं दे भी रहा हूं तो फ्री सेशंस इसलिए दे रहा हूं ताकि जितने बच्चे हैं वो मेरे ज्ञान के वजह से उनको नौकरी मिले,
और जब कल उनको नौकरी मिलेगी तो मेरी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उतनी होगी, जितनी माउथ की पब्लिसिटी होगी उतने ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आएंगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट्स होंगे, और जितने ज्यादा रिजल्ट्स होंगे उतना इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी हमें फायदा होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो वो जो तमाम जो बातें होती है ना, टू बी वेरी ट्रू, इस दुनिया में आजकल के दिन की बेटा फ्री यूट्यूब सेशन, फ्री कुछ नहीं होता। क्या मैं अभी क्लास ले रहा हूं तो मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ रही? क्या मुझे लाइव होने के लिए कोई और सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ रही? क्या आपको देखने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ रही? क्या आप अभी जो शो देख रहे हो वो फ्री में देख रहे हैं? लेकिन दुनिया कहती है कि फ्री यूट्यूब शो। बेटा फ्री क्या होता है? फ्री कुछ नहीं होता। हम फ्री में आए हैं क्या? हम फ्री में जाएंगे क्या? ना, नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस नेचर। और बेटा ये साइंस है, प्रकृति है, वनस्पति है, ये ना कभी खाली हाथ आने किसी को दी थी, ना खाली हाथ किसी को जाने देगी। भैया तत्व से बन के आए हो तो तत्व छोड़ के जाओगे। क्लियर है? यानी एलिमेंट से। ठीक है, चलिए सभी का रिस्पॉन्स मिलता आ रहा है। हाँ तो देखिए, तो क्लियर है। तो बाहर से बोनी लेबिरिंथ और अंदर से मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और इसके बीच जो द्रव्य है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ। थोड़ा सा डॉट डॉट कर लें ताकि फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भैया बाहर से बोनी है और अंदर से थोड़ा झिल्लीदार है। तो बाहर से बोनी आप समझ रहे होंगे, बाहर से खोपड़ा है ऊपर से, और अंदर के तरफ से हमारे चेहरे की हड्डियां हैं, इसीलिए बाहर वाला जो सरफेस है थोड़ा अस्थिदार यानी हड्डी जैसा है, सख्त है। अब एक पॉइंट आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ is filled with fluid called, अब पहले ये पता चला कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसे हम लेबिरिंथ कहते हैं, उसके दो भाग हैं, बाहर वाले को बोनी कहते हैं, अंदर वाले को मेम्ब्रेनस कहते हैं। उन दोनों के बीच में एक द्रव्य है जिसे हम पेरीलिम्फ यानी बाह्य लसिका कहते हैं। अब पता चल रहा कि ये जो मेम्ब्रेनस झिल्लीदार जो अंदर वाला लेबिरिंथ है, जो झिल्लीदार लेबिरिंथ है, उसके अंदर भी द्रव्य बह रहा भाई साहब। तो इसके अंदर जो द्रव्य बह रहा उसे हम क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ। बेटा कोई दिक्कत एंडोलिम्फ में? अब इसके अंदर जो द्रव्य बह रहा होगा उसका नाम क्या है? एंडोलिम्फ। सो फ्लूइड प्रेजेंट विद इन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज एंडोलिम्फ। और सवाल आएगा कि फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, तो उसमें आपका जवाब क्या होगा? उसमें जवाब होगा पेरीलिम्फ। तो बीच में मैं एंडोलिम्फ को थोड़ा दूसरे रंग से लिख देता हूं, हाँ ब्लू से लिखता हूं। तो इसमें क्या है? एंडोलिम्फ, ENDOLYMPH। अब जरा एक बार डायग्राम पे आ जाओ तो समझ में आएगा। अब आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा आप बनाए हो, ये बनाए क्या हो? हकीकत में ये है क्या? ये एक लेबिरिंथ है। यस और नो? इंटरनल ईयर को हम क्या कहते हैं? लेबिरिंथ कहते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने बनाई है इंटरनल ईयर की, उसमें ये हमने सीखा था स्टार्टिंग में कि भाई साहब जो बाहर वाली जो सेक्शन है ना वो कैसी है? बोनी कवरिंग है, यानी मजबूत है। तो जो भी चीजें हम जानते हैं उसे तुरंत नोट डाउन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज अवर बोनी लेबिरिंथ, और इसके बीच में जो लेयर होगा वो कैसा होगा? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस होगा। अब इसी बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में कौन सा फ्लूइड बताया गया? पेरीलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस होगा उसके अंदर कौन सा फ्लूइड बताया गया? एंडोलिम्फ। तो उसको बताने के लिए थोड़ा और जूम करके और बड़ा सा पाइप बनाना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अभी तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, हाँ या ना? वापस से थम्स अप। बेटा वैसे पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ के बारे में ही बातें करते हैं, मेसोलिम्फ बोल के कुछ नहीं होता। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना? 3 टाइप्स नहीं होता है, ठीक है ना? ओनली एंडोलिम्फ एंड, देखो तब अभी शुभम जवाब भी दे दिए जी। तो जो फ्लूइड होता है वो 2 तरीके का होता है, पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। तो पेरी बाहर की तरफ, बाहर मैंने किसमें? बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में, और मेम्ब्रेनस के अंदर कौन है? तो वो है हमारी एंडोलिम्फ।
क्लियर रहेगा सभी को? आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए, क्योंकि समय हो चला 1:47। ठीक है, आज गला बड़ा सूख रहा है। अभिषेक जी कह रहे हैं सर एंडोलिम्फ का क्या यूज है? बेटा यूज की तरफ अभी आ रहे हैं, टेंशन मत लें। राहुल कुमार सर फिजिक्स का क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 के बाद वीडियो क्यों नहीं आ रहा? बेटा क्योंकि उस टाइम पे अभी मैथ्स कराई जा रही है। अगर आप सबका ऐसे ही डिमांड रहा तो मैं वापस से फिर से आऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे चले बच्चे। बेटा आप सभी ने शेयर नहीं किया क्या? आप सभी को सेशन पसंद नहीं आता क्या मेरा? एक बार यार, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है ना बच्चे, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। चलिए देखते हैं अगली क्या बात जाननी है, उसके बारे में जरा देखते हैं। अब टॉपिक डालते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर apparatus। ईयर apparatus मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग। तो आप देख सकते हो कि कान के जो अंदर हिस्से हैं वो बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? ईयर apparatus। ईयर apparatus, ठीक है ना? तो ये जो इंटरनल ईयर है, इसके कुछ खास काम है क्या जो इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं? यस बेटा, इट इज सेंसरी पार्ट। अभी तक सिर्फ वर्किंग हो रहा था। इट इज सेंसरी पार्ट काय के लिए भाई? फॉर बैलेंसिंग। आपके शरीर को जो बैलेंस मिलता है रास्ते पे चलते हुए, दौड़ते वक्त, स्विमिंग करते वक्त, स्किपिंग करते वक्त, तो ये इन इंटरनल ईयर के वजह से ही होता है। तो इट इज अ सेंसरी पार्ट फॉर बैलेंसिंग। और ये लोकेटेड कहाँ है? तो इट इज लोकेटेड just above the cochlea. It is located just above the cochlea. COCHLEA। आप कहोगे कि सर डायग्राम में एक बार बता देना। बेटा डायग्राम पे आ जाओ। अगर आप ये देख रहे हो तो कॉक्लिया आप देख रहे हो कहाँ है? कॉक्लिया दिख रहा है ना डायग्राम में? कॉक्लिया ये रहा आपका, मतलब कॉक्लिया आपका ये रहा, ये वाला पोर्शन कोक्लिया है। और इस कोक्लिया के ठीक ऊपर वाले सेक्शन में ये है ना बाकी का हिस्सा, ये जो पूरा कनाल्स वगैरह है, सेमी सर्कुलर, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर, लैटरल, लैम्प्यूला, ये सब कोक्लिया से तो ऊपर ही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज लाइज जस्ट अबव द कोक्लिया। क्लियर है बच्चे? अगला देखिए। अब जो हमारा इंटरनल ईयर है वो किससे किससे बना हुआ है? मतलब कोक्लिया को अगर छोड़ दे तो it consists of पहला क्या? 3 सेमी सर्कुलर कनाल। 3 सेमी सर्कुलर कनाल होता है। होता कि नहीं होता? बेटा पढ़ा ना, बीच में लैटरल था, ऊपर वाला आपका सुपीरियर था और नीचे वाला क्या था? पोस्टीरियर था। चलिए, और दूसरा क्या है भाई? तो एक है अट्रिक्यूलस, UTRICULUS। एक अट्रिक्यूलस थी जिसके बारे में हमें जानना है। अभी ये मैंने आपको दिखाया भी था कि अट्रिक्यूलस कहाँ है, ठीक है ना? अट्रिक्यूलस कहाँ है? ये दिख रहा है आपको, ये फूला हुआ एरिया उसे अट्रिक्यूलस, और ये फूला वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? सैक्यूलस। तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या होगा? तीसरा नंबर पॉइंट होगा 1 सैक्यूलस। 3 सेमी सर्कुलर तो क्लियर है, उसके अंदर द्रव्य क्या है ये भी क्लियर है, लेकिन अब बच गया अट्रिक्यूलस और सैक्यूलस। कोई बात नहीं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आगे चलिए। अब हमें ध्यान रखना है कि भाई साहब ईच यानी हरेक जो सेमी सर्कुलर कनाल है, ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन मतलब अवस्थित है, डिफरेंट प्लेन, लाइज इन डिफरेंट प्लेन मतलब अलग अलग समतल में ये अवस्थित होती है।
एट राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखो, अब बोर्ड ना ही 3D है, ना ही मेरा पेंटैब 3D है, और ना इस लेवल पे इतना जरूरत भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कहा है कि जितने भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कितने हैं? 3 हैं। तो बोलता है तीनों जो है ना वो आपस में राइट एंगल पे हैं। तो क्या आप दिमाग में उस पिक्चर को समझ पा रहे हो कि जो ऊपर वाला सुपीरियर सेमी सर्कुलर है वो अगर इस तरफ है, तो जो लैटरल दिख रहा है वो इस तरफ होगा, और जो पोस्टीरियर दिख रहा है वो इस तरफ होगा। मतलब तीनों एक दूसरे के कितने होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? अनिल बाघेल को भी क्लियर हो रहा? आप आवाज आ रही है अनिल? आपके लिए मैंने माइक उतार के गले पे लटका लिया है, देखो। हाँ जी, सौरभ कह रहे सर कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? बेटा देखो, ईयर खत्म होने वाली है, इंटरनल ईयर चल रहा है, कुछ खास बातें बतानी है बस। क्यों बैलेंस कर पाता है, क्यों बैलेंस नहीं कर पाता, उसके बारे में बताना है। कल एक आखिरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि आखिर हम सुन कैसे पाते हैं और बॉडी कैसे बैलेंस करता है, कल एक आखिरी सेशन होगा ईयर पे, और कुछ खास पॉइंट बताना है रिलेटेड टू आई और ईयर दोनों। जो वन लाइनर्स होते हैं ना, उसके बारे में भी थोड़ा कल डिस्कस कर लेंगे, और कल हमारी ईयर भी खत्म हो जाएगी। तो परसों से मैं सोच रहा हूँ कि CAPF की है ना MCQ स्टार्ट की जाए, MCQ करना स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। कंटेंट तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा MCQ करना स्टार्ट किया जाए, और नहीं तो फिर बायो बहुत दिन हो गया तो फिर केमिस्ट्री पढ़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि MCQ से प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी जो कंटेंट वाली बात है ना वो पेड में आप लोग पढ़ते हो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल सॉल्व किया जाए, सवाल को समझा जाए, सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब चीजें समझा जाए ना। चलिए, श्रीनाथ महतो का सवाल है, सर हाउ वी लोकेट द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग साउंड्स? बेटा लोकेशन नहीं है, ये सारा काम कॉक्लियर नर्व और हमारे मस्तिष्क का होता है। हमारे इन ऑर्गन्स का बस काम है कि बस वो लेके आई, और जो अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ भरा है ना, उसके थ्रू वो साउंड वेव्स जाता है। कहां तक? कॉक्लिया तक। आप समझ रहे हो कि इन कनाल्स को होते हुए वो साउंड वेव्स उस फ्लूइड के अंदर घूमते हुए करते हुए कॉक्लियर डक्ट के पास जा रहा होगा। और आपने देखा होगा जो टिबेटन बोल्स होता है, गोंग करके बजता है, फिर ऐसे घुमाओगे तो पानी में भी शिरकन होने लगती है। आप लोगों ने पता नहीं ये देखा है कि नहीं, ये हकीकत है कि साउंड में इतनी इंटेंसिटी होती है कि अगर बोल में पानी रख लो और कॉपर का एक स्टिक हो, तो आप उससे एक बार हिट करें तो आवाज निकलती है, और फिर अगर आप उससे सटा के गोल गोल घुमाते रहें तो पानी में लहर बनने लगती है। ऐसा नहीं कि कुछ जादू हो गया, वेव क्रिएट हो जाता है, एंड फिर वेव उस साउंड के हिसाब से घूमने लगते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स शिरकन करने लगती है। सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमारे कानों में भी है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी, जैसे बॉडी डिसबैलेंस कब होगा? जब आप गिरोगे, और जब गिरोगे तो आवाज होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि बॉडी के साथ कुछ भी होगा बिना आवाज के। आप जब भी स्लिप कर रहे होगे या कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें बॉडी टेढ़ी हो रही होगी और आवाज नहीं हो रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारे ईयर का है वो है बैलेंसिंग, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो है हमारे साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को समझना, और अगर ज्यादा हो तो यूस्टेशियन ट्यूब से पास कराते हुए हमारे ग्रसनी यानी गले के रास्ते बाहर निकालना। क्लियर है बच्चे? आगे देखिएगा। हाँ, तो मैंने क्या बताया? ईच सेमी सर्कुलर कैनाल राइज एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बेस ऑफ कनाल, मतलब जितने भी 3 कनाल्स मैंने बताए, बेस ऑफ कनाल कैसा था? swollen था। बेस ऑफ कनाल इज swollen, और उसे हमने क्या कहा था? एम्प्यूला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट कहा था। तो बेस ऑफ कनाल इज swollen कॉल्ड एम्प्यूला, AMPULLA। और इस एम्पुला में ऐसा खास क्या है भाई? तो विच कंटेन्स, मतलब इस एम्पुला में क्या है? तो इस एम्पुला में प्रोजेक्टिंग रिज है। प्रोजेक्टिंग रिज का मतलब होता है इसी एम्पुला से ऐसे कोई ब्रिज जैसी ऐसी उठी हुई है, ठीक है ना। प्रोजेक्टिंग रिज, RIDGE। जो लोग पब्लिक कह रहा हूं, जो लोग PUBG खेलते होंगे उनको रिज बड़े अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। रिज मतलब छोटा टीला। तो अगर डायग्राम की तरफ जाओ
तो आप देख सकते हो कि यहां से ध्यान से देखिए, ये एम्पुला से ये वाला जो एरिया है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये एक ब्रिज जैसा या छोटे से टीले की तरह उभरी हुई है कि नहीं। यहाँ पे ये तो ब्रिज है और यहाँ पे ये उभरा हुआ है कि नहीं रिज की तरह। जहां मैं रेड से मार्क कर रहा हूं वहां बताना। ये तो बीच में तो चलिए कनाल का पोजीशन हो गया। जहां मैंने अभी रेड से डार्क करा है, क्या वो चीजें आप देख पा रहे हो? ध्यान से बताना। ये है रिज और इसी को हमने क्या बताया था? एम्पुला। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो बेस ऑफ कैनाल इज सुलिन कॉल्ड एम्पुला विच कंटेन्स प्रोजेक्टिंग रिज, और इसका नाम है भाई कॉल्ड क्रिस्टा, CRISTAE, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टा। अब बेटा इस क्रिस्टा का सर्टेन फंक्शन है जो हमें बैलेंसिंग में इस्तेमाल करेगा, और इस क्रिस्टा में मैं आपको बता दूं, दूसरे इंक से मैं लिख देता हूं कि क्रिस्टा कंटेन्स हेयर सेल्स, इनमें बाल भी होते हैं। कंटेन्स हेयर सेल्स, सोचो एकदम अंदर है उसके बाद भी इसमें हेयर आते हैं। इट कंटेन्स हेयर सेल्स, बाल की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप एक बार बताइए अभी तक जितनी बातें बताई वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्रिस्टी तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डायग्राम में देख लो, जो एम्पुला मैंने आपको अभी दिखाया, उसी एम्पुला का जो रिज है जो मैंने डार्क रेड किया है, उसमें बताया जा रहा है कि क्या प्रेजेंट है। तो उस रिज को ही हम क्रिस्टी कहते हैं और उसी पे प्रेजेंट है हेयर्स। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये कैसे बैलेंसिंग में काम करता है। तो आज जितनी भी बातें मैंने ईयर apparatus के बारे में बताई, लैबिरिंथ के बारे में बताई, फ्लूइड कौन कहाँ है इसके बारे में बताया, या फिर इन ट्यूब्स के पोजीशन के बारे में बताया, सब सारे क्लियर है ना? तो बेटा कल सुबह 9 बजे जुड़ जाना SSC अड्डा पे, और कल पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि मेरे डिफेंस अड्डा पे जितने बच्चे हैं वो सारे वहां होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए कि बस सवाल करना है, इसलिए होना चाहिए कि बेटा आपके CAPF के सिलेबस में जनरल साइंस भी आनी है। तो जितना ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एक पिलर बना के रखोगे अपने ही लिए इन द नियर फ्यूचर। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका अपना अमित। जय हिंद, जय भारत।